हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और देखा जाए तो आज अपने इस वीडियो में लोग 4 और 5 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर बात करेंगे। यहाँ पर देखा जाए पिछले 3 दिन से क्लासेस आ नहीं पा रही थी, कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, कुछ आंख में समस्या थी, तो इस वजह से देखा जाए क्लासेस हमारी हो ही नहीं थी। तो आज जो रिमेनिंग करंट अफेयर है उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जितने करंट अफेयर के टेस्ट हैं ऑनलाइन आपको नवंबर महीने के सब कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। और अक्टूबर महीने का टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, सारा पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। पूरा अक्टूबर महीने का करंट अफेयर कंपाइल करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। ये देखा जाए क्लास आपकी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इंटीग्रेट परीक्षा, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं, बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहली खबर क्या है? गोगाबिल झील के बारे में। गोगाबिल झील जो है ये भारत की 94वीं रामसर साइट बन गई है। ठीक है, 94th रामसर साइट बन गई है। कौन सी? गोगाबिल झील। कहां पर अवस्थित है? ये बिहार में अवस्थित है। आइए चलते चल यहाँ पर चर्चा करते कर। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को नवंबर 2025 में भारत की 94वीं रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे यह राज्य का पहला सामुदायिक प्रबंधित जलभूमि बन गई है। ठीक है, राज्य की पहली सामुदायिक प्रबंधित जलभूमि कौन सी है? गोगाविल झील है। और ये देखा जाए ऑक्सबो लेक भी है। और ये रामसर साइट बन गई है 94th। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, गंगा और महानंदा नदियों के बीच बनी है ऑक्सबो झील। प्रवासी पक्षियों, जलीय पौधों और जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण जैव विविधता का केंद्र। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि ये जो ऑक्सबो लेक है, ठीक है, गोगाविल, ये किन नदियों के बीच अवस्थित है? तो ये गंगा और महानंदा के बीच में अवस्थित है। यही पॉइंट आपको याद रखना है, गंगा और महानंदा के बीच में अवस्थित है ऑक्सबो झील है। किस जिले में पड़ता है? तो कटिहार जिले में पड़ता है। ठीक है, कटिहार जिले में पड़ता है। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए देखा जाए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ पर चर्चा करें तो स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से इसका संरक्षण किया जाता है, जो सतत पर्यावरण संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। 94 रामसर साइट्स के साथ भारत अब यूके और मैक्सिको के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है। यानी कि भारत का स्थान देखा जाए तो रामसर, ठीक है, जो रामसर स्थल है, विश्व भर की अगर जो सूची तैयार की जाए तो पहले नंबर पर देखा जाए तो यूके। सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है? यूके के पास है। दूसरा किसके पास है? मैक्सिको के पास है। ठीक है, और तीसरा देखा जाए किसके पास है? तीसरा है भारत के पास। भारत के पास टोटल कितने हैं? 94 है, 94 है। और उसमें देखा जाए एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो ये 1972 में। कब? 2 फरवरी 1972 को इसको अपनाया गया था रामसर सम्मेलन को। ईरान के रामसर शहर में हुआ था। एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल यहां पर देखा जाए जो सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो रेणुका झील। रेणुका झील ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, भारत का सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाए विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा था? पहला रामसर स्थल कौन सा था? ठीक है, तो ये था ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग। कोबर्ग प्रायद्वीप। ये जो कोबर्ग प्रायद्वीप था ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता था और ये विश्व का पहला रामसर स्थल था। ठीक है, चलो अब यहां पर एक चीज आप ये भी याद रख सकते हैं कि हर साल जो 2 फरवरी का दिन होता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? टोटल 10 है। पहला कौन सा था? तो ऊपरी गंगा नहर से नरौरा तक, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर जो था
ये पहला रामसर स्थल था। चलिए आगे चर्चा करते हैं, यहाँ पर अगली खबर पर चर्चा करें। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की गई है। ठीक है, कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे तो ईपीएफओ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा 1 नवंबर 2025 से कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को शामिल करना है जो जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025 के बीच किसी संस्था में कार्यरत थे लेकिन अभी तक ईपीएफ के दायरे में नहीं आए थे। ठीक है, तो ये डेडलाइन भी यहां पर फिक्स कर दी गई है कि जुलाई 2017 से और नवंबर 2025 तक, सॉरी अक्टूबर 2025 तक ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के बीच में देखा जाए कि कोई कर्मचारी है किसी संस्था में कार्यरत तो था लेकिन अभी तक ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था, उनको ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी नामांकन योजना 2025 ईपीएफओ के द्वारा स्टार्ट किया गया और 1 नवंबर 2025 को ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, देखा जाए तो इस योजना के तहत नियोक्ता स्वेच्छा से ऐसे कर्मचारियों को नामांकित कर सकते हैं जिनमें उन्होंने केवल अपनी हिस्सेदारी का योगदान देना होगा। कर्मचारी के बकाया अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी और कर्मचारियों के पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करेंगी। ठीक है, ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनेगी, जिससे औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है, भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल आपूर्तिकर्ता बना रूस। पहले देखा जाए इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि भारत सबसे ज्यादा जो आपूर्ति मतलब सूरजमुखी का तेल जो मंगाता था, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, जिसको आप फास्ट वगैरह रहते तो खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और आम दिनों में भी खाने में यूज करते हैं, तो सबसे बड़ा सूरजमुखी का जो आपूर्ति करता था वो था यूक्रेन। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए वर्तमान में 2025 में देखें तो रूस बन गया सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। चलिए देखते हैं, रूस ने यूक्रेन को पछाड़ते हुए 2025 में भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। पिछले 4 वर्षों में भारत को रूस से सूरजमुखी तेल आयात 1.75 लाख टन यानी कि 2021 से बढ़कर यहां पर चर्चा करें 2024 में कितना हो गया था, 20.9 लाख टन हो गया था, यानी कि लगभग 12 गुना की यहां पर वृद्धि देखी गई। आगे चर्चा करें, यूक्रेन युद्ध और बंदरगाह सीमाओं के कारण इसकी आपूर्ति यूरोप तक सीमित रह गई, जबकि रूस ने स्थिर बंदरगाहों और प्रतिस्पर्धी कीमतों से भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। रूस का बाजार हिस्सा देखा जाए 10% से बढ़कर 56% हो गया है। यह इस बदलाव ने भारत रूस आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। हालांकि तेल की कीमतों में हाल ही में वृद्धि भी देखी गई है। सूरजमुखी की जो तेल है उनकी कीमतों में जो देखा जाए सैंक्शन वगैरह लगे हुए हैं उसकी वजह से कीमतों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी 2021 की तुलना में अब बढ़ गई है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है, भारत में पिंक सखी, ठीक, सॉरी दिल्ली में पिंक सखी स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, पिंक सखी स्मार्ट कार्ड कहां पर लॉन्च किया गया, दिल्ली में लॉन्च किया गया। किस लिए है, जो बसें होती हैं उनमें ट्रेवल करने के लिए, चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने पिंक सखी स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या होगा, महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को जो डीटीसी की बसें होती हैं और क्लस्टर बसें होती हैं उनमें मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिससे मेट्रो या अन्य परिवहन सेवाओं में भी रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इस कार्ड पर यात्री का नाम और फोटो रहेगा, जो पुराने पिंक टिकट सिस्टम की जगह लेकर डिजिटल, पारदर्शी और सब्सिडी ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगा। 12 वर्ष से अधिक आयु के दिल्ली निवासी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लगभग 29 लाख यात्रियों को लाभ पहुंचाने वाली यह पहल सुरक्षित, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगी। यानी कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ ही साथ जो 12 वर्ष से अधिक उम्र की महिला एवं ट्रांसजेंडर है उनको परिवहन की सुविधा देने के लिए देखा जाए तो ये पिंक सखी स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके पूर्व क्या होता था, आप जानते हैं कि दिल्ली में देखा जाए पिंक टिकट चलती थी। महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा पिंक टिकट पहले स्टार्ट किया गया था। उसके तहत होता क्या था कि पिंक टिकट होती थी और वो फ्री होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। उससे महिलाएं तथा ट्रांसजेंडर जो परिवहन होता था उसका यूज करती थी, लेकिन अब उसी को कार्ड के माध्यम से परिवर्तित कर दिया गया है। ये कार्ड जो डीटीसी की बसें हैं उनमें तो यूज ही होंगी, साथ ही साथ जो मेट्रो है उसमें भी इस्तेमाल हो सकेंगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। महान टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। ये नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। चर्चा करते हैं। भारत के महान टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है और अपने 2 दशकों से अधिक लंबे जो शानदार करियर था उसका समापन भी किया है। उन्होंने अपना अंतिम मैच पेरिस मास्टर्स 2025 में खेला, जहां वे अलेक्जेंडर बेवलिक के साथ, ठीक है, अलेक्जेंडर बेवलिक के साथ जोड़ी बनाकर
जॉन पियर्स और जेम्स ट्रेसी को 5-7, 6-2, 10-8 से हार गए थे। ठीक है, यहाँ पर उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। 2017 में फ्रेंच ओपन जो मिक्स डबल्स का खिताब था उन्होंने जीता था। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल का खिताब भी मैथ्यू एवेडन के साथ में जीता था। ठीक है, यहां पर चर्चा करें 2024 में 43 वर्ष की आयु में नंबर 1 डबल्स टेनिस खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे। 43 वर्ष की आयु में देखा जाए 2024 में विश्व नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी बनने वाले पहले या सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे। ठीक है, तो इस वजह से रोहन बोपन्ना का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व डेविस कप, ओलंपिक खेलों में लगातार किया है और अपने करियर में 5 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में पहुंचे हैं, जिनमें 2010 और 2023 यूएस ओपन मेंस डबल और 2017 व 2018 मिक्स डबल्स में शामिल था। ठीक है, यहां पर चर्चा करें उनका करियर भारतीय टेनिस इतिहास में प्रेरणा, निरंतरता और उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं विश्वजीत सहाय के बारे में। जो विश्वजीत सहाय है, विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। क्या रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय बने हैं। चर्चा कर लेते हैं। विश्वजीत सहाय भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, ने नए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का कार्यभार संभाला है। परीक्षा में आपसे यही पूछेगा, नियंत्रक या देखा जाए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय बने हैं। ठीक है, तो नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जो बने हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, वो कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय बने हैं। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत में रक्षा क्षेत्र आधुनिकीकरण और वित्तीय विस्तार के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, चलिए विश्वजीत सहाय 1990 बैच के IDAS अधिकारी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। उनका प्रशासनिक करियर जो है यह वित्त, नीति निर्माण, योजना से जुड़े अहम पदों पर रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत की पहले इलेक्ट्रिक मिलिट्री गाड़ी वीर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मिलिट्री गाड़ी कौन सी है भारत की पहली? इसका नाम क्या रखा गया है? वीर रखा गया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अक्टूबर 2025 में प्रवाइग डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने वीर नामक इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल, इसको पेश किया। यह भारत का पहला रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन है जो दुनिया के शुरुआती सैन्य उपयोग वाले इलेक्ट्रिक टैक्टिकल वाहनों में शामिल है। ठीक है, ये भारत का पहला, परीक्षा में आपसे यही पूछेगा, भारत का पहला रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन कौन सा है? इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है वीर। और इसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है? तो यहां पर आप याद रखिएगा, प्रवाइग डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। वीर ने सैन्य परीक्षण सफलतापूर्वक पास किया है और इसे रक्षा मंत्रालय के आईडेक्स कार्यक्रम के तहत मान्यता भी मिली हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है? भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आइए चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए 16 वर्षीय इलम पार्थी AR, जो ये इलम पार्थी AR है, ये चेन्नई से है, तमिलनाडु से है और हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पार्थी, ये नाम आपको याद रखना होगा, इलम पार्थी AR। चलिए देखा जाए, वे तमिलनाडु के 35वें ग्रैंड मास्टर हैं। भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 90 ग्रैंड मास्टर है, जिनमें से 35 ग्रैंड मास्टर तो तमिलनाडु से आए हैं। ठीक है, 90वें ग्रैंड मास्टर है, जहां से विश्वनाथन आनंद, R प्रज्ञानंदा, D गुगेश जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। इलम पार्थी ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म जो था यह 2025 के बेल्जियाना ओपन, ठीक है, जो बोस्निया और हर्जोगोविना में पूरा किया था और इसी के बाद देखा जाए तो ये 90वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं? चर्चा करते हैं। वाइस एडमिरल V शिवकुमार ने नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल्स का पदभार संभाला है। ठीक है, तो 40वें चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं? इनका नाम है B शिवकुमार। ठीक है, और ये वाइस एडमिरल है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने वाइस एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया है, जिन्होंने तकनीकी उत्कृष्टता और नौसैनिक इंजीनियरिंग में अनुभव है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, अब ये दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 4 से 6 नवंबर 2025 तक कतर की राजधानी दोहा में आयोजित दूसरे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है, यहां पर किया। ठीक है, किया। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दूसरा सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था?
कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मनसुख मांडवीय ने किया है। और मनसुख मांडवीय के पास कौन सा मंत्रालय है? यहाँ पर देखा जाए श्रम एवं रोजगार मंत्री है ये। और जो ये दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 4 से 6 नवंबर के बीच में इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। ठीक है, ये सम्मेलन 1995 के कोपेनहेगन सम्मेलन के लगभग 3 दशकों के बाद वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, गरिमापूर्ण कार्य और सामाजिक समावेशन को पुनः प्राथमिकता देने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। यानी कि पहला सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, इंपॉर्टेंट यहां पर इसलिए हो जाता है कि जो पहला सम्मेलन हुआ था विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, पहला कब हुआ था? 1995 में हुआ था, कोपेनहेगन सम्मेलन। ठीक है, ये पहला था। और अब देखा जाए वापस से जो दूसरा हो रहा है 30 सालों के बाद हो रहा है। 30 सालों के बाद दूसरा सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, 30 सालों के बाद दूसरा सम्मेलन हो रहा है, दूसरा सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए 2011 से 2023 के बीच भारत में 24.8 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। 2025 में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% हो गई है, जिसमें 94 करोड़ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में जो केरल राज्य है, ये भारत का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य बना है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको जीएस पेपर 1 में भी यूज कर सकते हैं। ये डाटा जो 2011 से 2023 तक के बीच का जो डाटा लिखा हुआ है, 24.8 करोड़ लोगों को बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है उसे बाहर निकाला गया है। इस पॉइंट को आप अपने, जब गरीबी से संबंधित आपके जीएस पेपर 1 में सवाल पूछे जाते हैं या गरीबी टॉपिक जो है सीधे सीधे आपके जीएस पेपर 3 में भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गरीबी जब आएगी तो वहां पर भी, जैसे जीएस पेपर जब आप देंगे जीएस पेपर 5, ठीक है, तो वहां पर भी आप इसको उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति जीएस पेपर 5, ये पॉइंट कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? जीएस 1 में भी इंपॉर्टेंट है और जीएस 3 में भी इंपॉर्टेंट है, यानी 3 पेपरों के लिए देखा जाए तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 में तो आप इसको यूज ही कर सकते हैं कि कौन सा राज्य है जो पूर्णतः चरम गरीबी मुक्त राज्य बना है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? मालदीव बना तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। ठीक है, तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है दुनिया का? मालदीव बन गया है। हालांकि ऐसी घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी 2020-21 में, और वो सवाल आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सा है जो अपने मतलब सन 2000 के बाद जन्मे बच्चों पर सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा सवाल यूपीपीसीएस में पूछा गया था, आई थिंक 2022 में पूछा गया था। ठीक है, जो 2022 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था उसमें सवाल पूछा था। लेकिन न्यूजीलैंड ने किया क्या कि 2023 में जब इस प्रतिबंध को लागू होना था उसके पहले ही खत्म कर दिया था, इस कानून को खत्म कर दिया था, तो वो लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए मालदीव पहला देश बन गया है जिसने पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला, तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। मालदीव ने 1 नवंबर 2025 को तंबाकू व वेपनिंग पर, यानी कि जो चबाने वाली चीजें होती हैं उन पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है। और 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति, पर्यटक सहित, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो मालदीव में रहता है, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति पर्यटन के उद्देश्य से मालदीव में आ रहा है, अगर कोई भारतीय व्यक्ति भी है वो पर्यटन के उद्देश्य से मालदीव जाता है, तो वो भी वहां पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता है। ठीक है, पर्यटकों सहित के लिए तंबाकू वेपिंग उत्पादों का खरीदना, उपयोग करना और बेचना अवैध होगा। यहाँ पर चर्चा करें, इससे मालदीव धूम्रपान मुक्त भविष्य की दिशा में ऐसे व्यापक कानूनी कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके अलावा ई सिगरेट, वेपिंग के आयात, बिक्री, वितरण और उपयोग पर सभी आयु वर्गों के पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो धूम्रपान है, धूम्रपान से होने वाले नुकसान, ठीक है, पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह कदम मालदीव में उठाया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एकीकृत सोहरा टूरिज्म सर्किट की आधारशिला 1 नवंबर 2025 को मेघालय के सोहरा, जो चेरापूंजी में पड़ता है, यहां पर एकीकृत पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी गई है।
ये परियोजना प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्व विकास पहल जो पीएम डिवाइन पहल है इसके अंतर्गत शुरू की गई है और उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, जबकि मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी यहां पर उपस्थित रहे। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य सोहरा को सस्टेनेबल एक्सपीरियंशियल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना है। जो चेरापूंजी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, मेघालय, ठीक है, और वहां अवस्थित जो सोहरा है, इस सोहरा को सस्टेनेबल और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यहां पर देखा जाए सोहरा टूरिज्म सर्किट की आधारशिला रखी गई है। चलिए, इसके अंतर्गत कुटमदान में सोहरा एक्सपीरियंस सेंटर के निर्माण लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन, पारिस्थितिकी संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर पर चर्चा करें, भारत का पहला या भारत का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही अक्टूबर माह में चर्चा कर चुका था कि जो बाहुबली रॉकेट है उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा 2 नवंबर को। तो यहां पर देखा जाए जब 2 नवंबर का दिन आया तो उस पर हम पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 जो M5 बाहुबली रॉकेट था, इसके द्वारा भारत का सबसे भारी स्वदेशी उपग्रह, नाम क्या है इसका? CMS-03। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, CMS-03। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यूपीपीसीएस 2025 में आपने सवाल पढ़ा, ठीक है, यूपीपीसीएस 2025 में आपने पढ़ा, वहां पर आपसे एक सवाल पूछा गया था। एक तरफ दे दिया गया था बहुत से जो मिशन थे भारत के, चंद्रयान, और फिर उसके बाद में देखा जाए आदित्य L1, फिर उसी प्रकार से एक CMS-06 करके ऐसे कुछ था, ठीक है, CMS-06 या CMS-01 या 02 ऐसे करके वहां पर एक सवाल पूछ लिया गया था। सूची सुमेलित करने के लिए दिया गया था कि किस महीने में प्रक्षेपित किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ये जो CMS-03 GSAT 7R है, इसको कब लॉन्च किया गया? तो ये नवंबर महीने में लॉन्च किया गया था, नवंबर 2025 में, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए इसका भार कितना था? 4410 किलोग्राम था। सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होकर 16 मिनट में जो GTO है इसमें स्थापित किया गया। चलिए, लगभग 15 वर्ष की आयु वाला यह पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह भारतीय नौसेना को सुरक्षित संचार और कनेक्टिविटी क्षमता खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा। यह 2013 में प्रक्षेपित GSAT-7 जो रुक्मणी के उन्नत प्रतिस्थापन है और आत्मनिर्भर भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष में भारत, ऐसा सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछे, ठीक है, भारत की अंतरिक्ष क्षमता, ऐसा निबंध भी आ सकता है आपकी परीक्षा में, भारत की अंतरिक्ष क्षमता निबंध भी आ सकता है। साथ ही साथ ये GS पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? 2023 में देखा जाए मेंस में सवाल आया हुआ था, ठीक है। और अभी इस बार जो 2024 का मेंस हुआ था, उस 24 के मेंस में इस बार इसरो नहीं पूछा, उसने DRDO पूछ लिया, ठीक। तो इसरो, DRDO, रॉ, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको अब जान के रखना होगा, थोड़ी कम से कम जो बेसिक चीज़ें उनके आपको जाननी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नियुक्तियों के दृष्टिकोण से। जो ब्यूरो ऑफ इंडिया है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके जो महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल, वो कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 बैच केरल कैडर के अधिकारी हैं। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है। यहां पर चर्चा करें, BIS भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है जो उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और मानक निर्धारण करने हेतु प्रमाणन का कार्य भी करता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के सबसे यंगेस्ट मेयर बने हैं, न्यूयॉर्क सिटी के सबसे यंगेस्ट मेयर बने हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया है। वे शहर के पहले मुस्लिम मेयर तथा दक्षिण एशिया मूल के पहले व्यक्ति और पिछले 100 साल के सबसे युवा मेयर बने हैं। यहाँ पर चर्चा कर ले, जोहरान ममदानी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था युगांडा में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था युगांडा में। और देखा जाए तो ये भारतीय मूल के परिवार में इनका जन्म हुआ था। मीरा नायर इनकी माताजी हैं, युगांडा में इनका जन्म हुआ था, भारतीय मूल का परिवार है और ये न्यूयॉर्क सिटी के सबसे यंगेस्ट मेयर बने हैं, ठीक है। चलो आगे चर्चा करते हैं। मुंबई बना एशिया का सबसे खुशहाल शहर। आज की अंतिम खबर कौन सी है? यहाँ पर देखा जाए आज का अंतिम खबर यही है कि मुंबई बना एशिया का सबसे खुशहाल शहर। चर्चा कर लेते हैं किस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई सबसे खुशहाल शहर है। तो टाइम आउट की 2025 रिपोर्ट, ठीक है, जो टाइम आउट की
2025 की रिपोर्ट है, इसमें मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है। यह रैंकिंग लगभग 18,000 प्रतिभागियों के सर्वे पर आधारित है, जिसमें संस्कृति, भोजन, जीवन गुणवत्ता जैसे पहलुओं को रेट किया गया है। यहाँ पर एशिया के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? बीजिंग नंबर, यहाँ पर देखा जाए जो मुंबई है वो नंबर 1 पर है, बीजिंग नंबर 2 पर है, फिर उसके बाद चियांग माई ये थाईलैंड का है नंबर 3 पर, हनोई चौथे नंबर पर, जकार्ता देखा जाए 5वें पे, हांगकांग ठीक 6ठे पे, सिंगापुर देखा जाए 7वें पे है, और उसके बाद देखा जाए सॉरी यहाँ पर देखा जाए मुंबई का पहला स्थान है, बीजिंग दूसरे नंबर पर, संघाई तीसरे नंबर पर, चियांग माई चौथे नंबर पर, हनोई जो है ये 5वें नंबर पर, जकार्ता 6ठे नंबर पर, हांगकांग 7वें पर, बैंकॉक थाईलैंड का जो है 8वें पर, सिंगापुर 9वें पर, और सियोल दक्षिण कोरिया का है ये 10वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल दे रखा है, इस टेबल को आप देखिएगा। मुंबई क्यों नंबर 1 पर है? यहाँ पर देखा जाए तो बॉलीवुड की रौनक, जीवंत नाइट लाइफ है, करियर अवसरों की भरमार और लजीज स्ट्रीट फूड, यही वजह शहर को ड्रीम सिटी से आगे बढ़ाकर हैप्पी सिटी ऑफ एशिया बनाती है। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो जो मुंबई है इसको टाइम आउट 2025 की जो रिपोर्ट है इसमें एशिया के सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है, और जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें नंबर 1 पर इसको रखा गया है। ठीक है, टॉप 10 सिटीज हैं उनमें नंबर 1 पर इसको रखा गया है। चलिए, अब कुछ सवाल हैं आपसे, उन सवालों का उत्तर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सवाल रामसर स्थल से संबंधित है, और रामसर स्थल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल पहला है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? रामसर स्थलों की संख्या कितनी है वर्तमान में? दूसरा सवाल यह है कि जो रामसर कन्वेंशन था या रामसर अतिसमय था, ये किस वर्ष और किस देश में हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? और पांचवा सवाल क्या है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ठीक है, तो ये 5 सवाल है, 5 प्रश्न है, और ये पांचों प्रश्न आपके लिए हैं। ये पांचों प्रश्न, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो का देखा जाए तो इस वीडियो का जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को आप हमारे ऐप पर जाकर वहां पर टेस्ट के फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और टेस्ट के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करिएगा, जो आपका फीडबैक होगा, उत्तर होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।